दोस्तों आप कितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लीजिए, लेकिन जब तक आपको एल्गोरिथम नहीं आता ना, तब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार एल्गोरिथम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों मान लीजिए कि आपको हर तरह के ग्राफ को प्लॉट करना आता है और आपने जो भी ग्राफ प्लॉट किया है, मैं कहूँ कि उस ग्राफ की एरिया क्या होगी या उस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव नहीं आता तो हो सकता है ये टास्क आपके लिए काफ़ी टफ हो जाए, या आपने इसे सॉल्व भी कर लिया तो आपका जो मेथड है वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आता है तो आप किसी भी कर्व के एरिया और किसी भी कर्व के पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह दोस्तों जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो जब तक आप किसी प्रोग्राम के सॉल्यूशन को, आखिरकार आप प्रोग्राम लिखते क्यों हो? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन जब तक हम सॉल्यूशन ही एफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे तो आप दुनिया के कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, क्या आप उसका एफिशिएंट प्रोग्राम बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर मैं बात करूं अमेजॉन की, तो जब भी आप अमेजॉन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च मारते हैं तो आपने देखा है वहां पर ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कस्टमर एवरेज रेटिंग, सॉर्ट बाय प्राइस। तो जैसे अगर आप सॉर्ट बाय लो टू हाई प्राइस पे क्लिक करेंगे तो जो भी उस कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो लो प्राइस टू हाई प्राइस ऑर्डर में सॉर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसी का प्रोग्राम लिखना है, मतलब n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, उनको लो प्राइस टू हाई प्राइस के ऑर्डर में सॉर्ट करना है। किसी ना किसी ने तो उसके लिए प्रोग्राम लिखा ही होगा ना। जब भी आप इस पे क्लिक करते होंगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता होगा जो उन प्रोडक्ट को लो टू हाई प्राइस के ऑर्डर में सॉर्ट करता होगा। तो अगर आपको इसी प्रोग्राम को खुद लिखना हो तो आप कैसे करेंगे? तो अगर आपको ऑलरेडी ये पता हो कि मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने कौन कौन से एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं सॉर्टिंग के लिए, तो आप उनमें से कोई एक एल्गोरिथम को पिक करके अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो ना पता हो तो हो सकता है आप अपना खुद का मेथड तो बना ले लेकिन वो एफिशिएंट ना हो। इसलिए दोस्तों हमें पहले से ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि कितने टाइप्स के एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए जा चुके हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांच में, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है? उसमें 100 बच्चों ने अप्लाई किया है लेकिन सीट 20 है। तो कंप्यूटर कैसे अलोकेट करता है कि उन 100 बच्चों में से कौन से टॉप 20 है, उन्हें वो अलोकेट हो जाती है। तो इसके लिए भी तो कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया होगा ना। तो उन्होंने कैसे बनाया होगा? तो ऑलरेडी दोस्तों कुछ मॉडल्स डिज़ाइन किए गए एल्गोरिथम के, सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, और भी कई तरीके के एल्गोरिथम्स हैं जो इस कोर्स में हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जब आप उन एल्गोरिथम्स को पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर कर देता हूँ। अब जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो अगर मैं कहूँ कैलकुलस, तो कैलकुलस से आप क्या समझते हैं? दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कैलकुलस की तो कैलकुलस का मतलब होता है स्टडी ऑफ चेंजेस। जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ डेरिवेटिव तो मैं क्या फाइंड करता हूँ? रेट ऑफ चेंज। जब मैं पढ़ता हूँ इंटीग्रेशन तो मैं क्या फाइंड करता हूँ? एरिया। हर एक ग्राफ की एरिया अलग अलग होती है, राइट? और ग्राफ भी आप देखेंगे मैक्सिमम ग्राफ क्या होते हैं? वेरिंग, मतलब वो चेंज होते रहते हैं। आप कांस्टेंट ग्राफ आपने देखा है? यस। जैसे y इक्वल्स टू के, x इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट ग्राफ है। लेकिन ज़्यादातर जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा वेरी करते हैं। तो इसलिए आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों को कहाँ पढ़ते हो? कैलकुलस में। उसी तरह जब अगर आप वेक्टर वाली चीज़ें पढ़ते हो तो उसे आप पढ़ते हो वेक्टर अलजेब्रा में। तो जिस तरह से दोस्तों मैथमेटिक्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है, उसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली टेक्निक्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिससे भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ गया होगा कि एल्गोरिथम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। बिकॉज जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जरूरत होती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सो एक्चुअली में एल्गोरिथम से ही हम जान पाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिखाया हुआ है कि एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन अ सीक्वेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक ATM मशीन है, ठीक है? अब इस ATM मशीन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा जो ट्रांजेक्शन को करता है। तो जिसने भी उस प्रोग्राम को बनाया होगा उसने सबसे पहले क्या लिखा होगा? उसने सबसे पहले इसका लॉजिक लिखा होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा होगा, एल्गोरिथम लिखा होगा कि ये मशीन काम कैसे करेगी। वो एल्गोरिथम कुछ इस तरह लिखा गया होगा कि पहले मशीन स्टार्ट होगी, फिर जो भी पर्सन इससे ATM से पैसे निकालने आया है वो अपना कार्ड इंसर्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा इंसर्ट कार्ड। अब ये चेक किया जाएगा कि जो भी कार्ड इंसर्ट किया जा रहा है वो सही है या गलत है, मतलब वैलिड है या इनवैलिड है। अगर कार्ड इनवैलिड हुआ तो फिर से आपको इंसर्ट कार्ड बोलेगा ATM करने को। तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि इफ कार्ड इज इनवैलिड
देन प्रिंट इनवैलिड कार्ड एंड गो टू स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 पे जाके फिर से यूजर को इंसर्ट कार्ड करने के लिए बोलिए। अब दोस्तों स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि अगर ये चीज सही नहीं है, मतलब कार्ड वैलिड है, तो स्टेप 4 में हम उससे बोलेंगे कि भाई तेरा कार्ड तो वैलिड था, अब तू इंसर्ट कर पिन। तो पिन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब पिन में क्या सिनेरियो होगा कि अगर पिन गलत हुआ तो उसे फिर से रिक्वेस्ट पिन बोला जाएगा। तो 5th स्टेप क्या होगा, इफ पिन इज इनवैलिड देन प्रिंट इनवैलिड पिन एंड गो टू स्टेप 4, यानी स्टेप 4 पे आकर हम फिर से यूजर को बोलेंगे कि फिर से तू पिन एंटर कर। अगर दोस्तों पिन वैलिड हुआ, यानी स्टेप नंबर 5 सही नहीं है, तो हम स्टेप नंबर 6 पे जाकर यूजर से ये बोलेंगे कि भाई तुझे कितने पैसे निकालने हैं, तेरा पिन तो सही है, बता कितने पैसे निकालने हैं। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो यूजर के बैंक के अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना उसने एंटर किया है, या तो एटीएम में उतना पैसा नहीं है जितना उसने एंटर किया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये चेक करना कि अगर अकाउंट बैलेंस लेस है एंटर्ड अमाउंट से, यानी यूजर के बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना वो निकालना चाहता है, तो लिखकर आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस और वहां पर अब ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गो टू स्टेप 10 लास्ट वाला स्टेप है स्टॉप का। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर जो एटीएम है उसके पास ही उतना पैसा नहीं है, मतलब बैंक में पैसा है यूजर के लेकिन एटीएम में पैसा नहीं है, यानी यहाँ पर अगर एंटर्ड अमाउंट इज ग्रेटर देन एटीएम रिजर्व अमाउंट, तो लिखकर आएगा कि एटीएम में उतना अवेलेबल नहीं है एंड गो टू स्टेप 10 क्या है स्टॉप वाला स्टेप, ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, मतलब एटीएम में भी पैसा है और बैंक के अकाउंट में भी पैसा है यूजर के, तो वहां पर मनी विदड्रॉ हो जाएगा, यानी स्टेप नंबर 9 में विदड्रॉ मनी होगी और स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दोस्तों अगर यहाँ पर फेलियर होती है तो फाइनली स्टॉप पे आ जाएंगे, मतलब ट्रांजेक्शन वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो ये रहा लॉजिक कि कैसे किसी एटीएम का जो अंदर का प्रोग्राम है वो काम करता है। तो पहले इस लॉजिक को डेवलप किया जाएगा, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, वेदर इट इज सी, जावा, पाइथन, एनीथिंग, उसका यूज करके इसे प्रोग्राम में तब्दील किया जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं, देन वी कन्वर्ट दैट लॉजिक, दैट एल्गोरिथम इनटू प्रोग्राम। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम की, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, तो एल्गोरिथम के डिफरेंट क्लासेस होते हैं। जिस तरह मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऐसे डिफरेंट डिवीजन किए गए हैं, उसी तरह जितने भी एल्गोरिथम्स हमने अभी तक बनाए हैं उसे हम इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। नो डाउट और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं और जितना आप यूज करोगे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कोड शेफ, हैकर रैंक या कहीं पर भी जाओगे, तो जो आपको मैक्सिमम प्रोग्राम सीखते हैं वहाँ पर आप ज़्यादातर प्रोग्राम्स को इन्हीं तरीकों से क्रैक कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं रिकर्सिव, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड कंकर, डायनामिक, ग्रीडी, ब्रांच एंड बाउंड, ब्रूट फोर्स, रैंडमाइज, एक एक करके हम समझेंगे कि ये सब होते क्या है और क्यों इतने सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं कहता हूं कि कोई एल्गोरिथम एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है तो कैसे हम उसे मेजर करते हैं, यानी किसी भी एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर की जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर आप सिर्फ प्रोग्रामर नहीं बन सकते, आपको सीखना होगा कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, कौन कौन से एल्गोरिथम ऑलरेडी लोगों ने डिजाइन किए हैं, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव कर पाओ। तो ये पूरे के पूरे कोर्स में हमारा अप्रोच यही होगा कि इन सारे डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करना और उन सारे क्लास ऑफ प्रॉब्लम से सीख कर अपना कोई एल्गोरिथम डिजाइन करना। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।